अजमत सईद साहब को इस कमीशन का इंचार्ज लगाया गया। ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ, जो उस वक्त खुद इस इदारे का हिस्सा थे। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ये इदारा हकीकत तक पहुंचेगा? शेख अजमत को न लगाएं तो क्या जस्टिस कयूम को लगाएं? जी, क्या सियासत हो रही है इस मुल्क में। एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि पनामा केस मैंने खुद लड़ा है। शेख अजमत साहब ने वॉल्यूम 10 पढ़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। जो गर्द उठ रही थी, ख़ास तौर पर जब ब्रॉडशीट का स्कैंडल सामने आया, तो वो गर्द ना सिर्फ ये कि इदारों पर पड़ रही थी, शख्सियात पर पड़ रही थी, बल्कि इसके साथ साथ सियासी जमातों, हुकूमत और अपोजिशन पर भी पड़ रही थी। ज़रूरी था कि इस गर्द को हटाया जाए, जिसके लिए एक शफाफ इंक्वायरी ज़रूरी हो चुकी थी। सब ये डिमांड कर रहे थे और फाइनली हुकूमत ने ये फैसला किया कि इसकी तहकीकात की जाएँ। एक तो मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई गई, जो वज़रा की कमेटी थी, जिसमें शीरी मज़ारी साहिबा, इसके साथ साथ शिबली फराज और एक फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे उस कमेटी में। ये कमेटी तो अपनी तहकीकात साइमल्टेनियसली करेगी, लेकिन इसके साथ साथ एक जुडिशल कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया, जिसका सरबरा जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख सईद को बनाया गया है। और उसके हवाले से जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं टीवी पे। अभी आपने सुना भी शाहिद खान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ और उनकी जमात का मौक़िफ़। शदीद एतराज़ात किए जा रहे हैं उनके सरबराह बनाने के हवाले से। लोग उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि वो खुद ही ये ओहदा कबूल ना करें। बहरहाल ये कमेटी जो कि शेख साहब की सरबराही में बनाई जा रही है, इसके TORs के ऊपर भी अगर हम बात करें तो ये कमेटी ये तय करेगी, ये देखेगी कि कैसे ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा हुआ, किन वजूहात की बिना पर टूटा, कैसे सेटलमेंट हुई, अदालत में मामला क्यों कर गया और वहाँ कैसे मुकदमा लड़ा गया, और पांचवी चीज़ ये तय करेगी कि आखिर अदायगियाँ किस तरीके से की गई थीं। तो बहरहाल इन बातों पर तो कोई बात नहीं हो रही। फ़िलहाल तो शेख अजमत साहब के किरदार के हवाले से बात ज़रूर हो रही है, क्योंकि वो ख़ुद डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे जिस वक्त ब्रॉडशीट के साथ मुआहदे के तहत काम हो रहा था। तो आज सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपोजिशन के ये एतराज़ात कितने जायज़ हैं। अगर शेख साहब नहीं तो फिर किसको सरबराह बनाना चाहिए था, बेहतर तरीक़ाकार क्या हो सकता था। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले कि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँ, मैं एक दफ़ा फिर से आपको सुना देती हूँ कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप ये सरबराही कबूल ना करें, क्योंकि इस तरह से ये मुतनाज़ कमेटी होगी। सुन लीजिए उनकी ज़बान। मैं अजमत सईद साहब से गुजारिश करूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, आपकी एक इज्जत पाकिस्तान के अवाम के दिल में होनी चाहिए। आप पर लाजिम है कि इस कमीशन के सरबराह ना बने। गुफ्तगू का आगाज़ जफर हिलाली साहब से करती हूँ। हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि कमेटी बनाना तो सब कह रहे हैं कि अच्छी बात है जी, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जो हर कोई अपनी अपनी मतलब की चीज़ें निकाल रहा था मुसावी साहब के इंटरव्यू से, अच्छा है कि इनकी तहकीकात हो जाएं तमाम इल्ज़ामात की। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, जो सरबराह पर जो कमेटी के हेड हैं उसके ऊपर जो एतराज़ात हैं अपोजिशन के, स्पेशली नून लीग के, वो किस हद तक जायज़ हैं? इसके माने कि वो नून लीग के दरमियान, नून लीग के दौरान वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर हो सकता था, हाई कोर्ट का जज, एडिशनल जज हो सकता था, हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो सकता था, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता था। मगर अब सडनली इसलिए कि रिटायरमेंट के बाद इनको ये अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिसको किसी को पता भी नहीं था कि होने वाला है या होगा, सडनली इसका मतलब ये है कि ये आदमी बायस्ड हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। इसका रिकॉर्ड देखा है आपने? ये PCO जज नहीं है, ये हलफ नहीं उठाया PCO का, ये बाद में हलफ उठाया, चौधरी के पहले उठाया, मगर इट वॉज आफ्टर ही रिफ्यूज्ड। और मुशर्रफ का उन्होंने एक और चीज रिफ्यूज किया, मुशर्रफ ने उनको कहा कि मैं आपको रिस्टोर करता हूं एज अ जज, जब उन्होंने रिफ्यूज किया PCO से, फिर भी उन्होंने रिफ्यूज किया। तो यार मैं जानना चाहता हूं कि एक आदमी, एक गुड मैन, वो कहते हैं वो क्या ये शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, वो तो रिटायरमेंट के बाद हुआ होगा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक अच्छा आदमी, खास तौर वो आदमी जो कॉर्पोरेट लॉ का मास्टर है, ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट जजेस इन कॉर्पोरेट लॉ। क्या हो गया है लोगों को भाई, सडनली यू रिमेंबर? क्या इसने कहा था कि ब्रॉडशीट को लाओ? क्या इनका ये था, इनिशिएटिव था? वो तो अमजद का था। क्या इनका इनिशिएटिव था जो कहने लगे कि ब्रॉडशीट का वो जो उनका जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट करो? वो तो मुशर्रफ ने किया, इसलिए कि मुशर्रफ ने उनको NRO दे दिया था।
भाई इस आदमी का क्या कसूर है? ही नोज, इसको जानते हैं, ही इज वेल अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं तो समझता हूं इसके बेचारे के खिलाफ ऐसे ऑब्जेक्शंस रेज करना और कहना तुम खुद समझो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मगर अगर ये खुद करना चाहता है इट्स अ डिफरेंट मैटर, ये तो तरीका नहीं है। ठीक है, आपके ख्याल से बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं है मामला और नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इमरान साहब से पूछते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। इमरान साहब, आपने हिलाली साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया, हुकूमत का मौक़िफ़ भी कमोबेश ऐसा ही। वो कहते हैं कि अपोजिशन दरअसल चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन हुई ना, इस वजह से हम फरिश्ते को भी लगा देते हैं तो वो उसमें से भी कोई ना कोई मुतनाज़ बात निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हिलाली साहब तो आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज लगे हैं खुद, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा फैसला सुना दिया। हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, उनके काबिल होने के हवाले से, उनकी काबिलियत के हवाले से, उनके कॉरपोरेट लॉ को समझने के हवाले से कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत काबिल शख्स हैं, बहुत ही उनका एहतराम है हम सब लोग, और ख़ास तौर पे वकला बरादरी और ख़ुद जुडिशली में उन्हें बड़े अच्छी तरह मुकाम पे वो रखते हैं, बड़ी अच्छी निगाह से देखा जाता है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है, हमारी मौजूदा हुकूमत, PTI की हुकूमत, उसके कानूनी मशीर जो हैं वो जानबूझ के हुकूमत को ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि जिससे ना सिर्फ ये कि कंट्रोवर्सी फैले जनरेट हो, बल्कि हुकूमत और अपोजिशन के ताल्लुकात मज़ीद कशीदा से कशीदा हो जाए। देखिए कैसा मुतनाज़, इंतहाई मुतनाज़ मामला है ये ब्रॉडशीट वाला। उसमें अगर आप एक ऐसे शख्स को जब लगाएंगे जिस पे वो उस वक्त डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, यानी नैब में उस वक्त वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे जब ये सारा ब्रॉडशीट का मामला हुआ, तो क्या हुकूमत को सिर्फ एक ही काबिल शख्स उस वक्त मिले हैं, उनको लगाना था? भाई आप किसी और को लगा देते। और मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख सकते थे कि जनाब हम ये इंक्वायरी कराना चाहते हैं, आप इस पे हमें को बंदा रेफर कर दें कि हम किस से ये इंक्वायरी करवा लें, बजाय इसके कि आप इन चीजों को मुतनाज़ होने से बताएं। जब ये आप तस्लीम कर रहे हैं कि हम किसी फरिश्ते को भी लगा देते तो ऑपोजिशन को एतराज होता, तो आप ये जिम्मेदारी खुद उठाते ही ना, आप पे ये इल्जाम भी ना आता। दूसरी बात ये देखें, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। तस्लीम भी तहरीक इंसाफ तो आई इसीलिए थी। अब मुझे ये बताएं, इदारों का क्या काम होता है, हुकूमत का क्या काम होता है? हुकूमत का ये काम होता है कि वो ऐसे इकदाम करे जिस पे इदारों पे लोगों का एतमाद बहाल हो। ये ना हो कि सियासी जमातें उसको गलत इस्तेमाल से करो। मैं यहाँ ये भी समझता हूँ हिलाली साहब, खास तौर पर कि इस ब्रॉडशीट के मामले पे और जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के मामले पे जिस तरह से सियासी जमातें ले दे कर रही हैं, उनसे क्या होता है, सियासतदानों ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी, वो चाहे PTI से हो, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे पीपल्स पार्टी से, इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं। और इन्हीं रवैयों की वजह से, सियासतदानों के इन्हीं रवैयों की वजह से आम पब्लिक का, मुझ और आप जैसे अवाम का, ना सिर्फ इदारों पर एतमाद खराब होता है बल्कि वो इदारों में बैठे हर शख्स को करप्ट समझते हैं या जानिबदार समझते हैं। हिलाली साहब भी कुछ कहना चाहिए। हिलाली साहब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इस तरह से तो फिर कोई भी अच्छा शख्स काम करने आएगा ही नहीं, कोई भी जिम्मेदारी लेने से ही कतराएगा कि भाई जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो तो कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है हमारे यहाँ। देखिए, वो एक जुमला अंग्रेजी में कहते हैं, हाइंडसाइट इज परफेक्ट, हाइंडसाइट इज द बेस्ट। मगर ये हाइंडसाइट पे नहीं है। हाँ, ठीक कह रहे हैं इमरान, ठीक कह रहा है कि अगर पहले चीफ जस्टिस को, मगर अब हम या फेस्ड विद द सिचुएशन जिधर एक अच्छे आदमी को अपॉइंटमेंट हो गया है और कुछ लोगों का अगर इतराज है, अगर वो चीफ जस्टिस भी जाके इनको अपॉइंट करता फिर भी इतराज होते, फिर तो वो कहते चीफ जस्टिस पार्शियल है। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हम लोगों को प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम तो ये नहीं है ना, वी नो व्हाट हैपेंड, हमें पता है क्या हुआ। क्या मैं आपको बताता हूं बड़ी जल्दी क्या हुआ। एक ब्रॉडशीट एक कंपनी था जिसने उसको लाया, अमजद, जनरल अमजद ने उसको मुशर्रफ के पास ले गया और दे थॉट, उस वक्त वो मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा आइडिया है, हम लोगों को भी पकड़ेंगे, इसको 20% दे देंगे, चलो ठीक है जो भी है, और कम से कम ये पकड़ के लाएगा, वो ये काम करेगा जो हम नहीं कर सकते, तो इनको दे दिया। और उसके बाद
उसके बाद मुशर्रफ ने कहा कि बस मैं तो अब मिलिट्री से छोड़ो, मैं तो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन बनना चाहता हूं, मैं तो इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मैं पॉपुलर होना चाहता हूं। कंस्टिट्यूएंसी थी आर्मी, अब वो बनाना चाहता था कंस्टिट्यूएंसी पूरे मुल्क को। तो वो उसने कहा कि इसके लिए मुझे पॉलिटिशियंस के साथ डील करना पड़ता है। तो उनको उसने कहा एनआरओ, और इनको कह दिया कि अब जरूरत नहीं है आपकी। उन्होंने कहा हाँ क्या मतलब आपकी जरूरत नहीं है भाई, हमने इतना काम किया है, हमने $1 बिलियन का लिया। टेल मी वन थिंग, क्यों नहीं मुशर्रफ, अगर वो वाकई पाकिस्तान के पैसे वापस लाना चाहता था मैं एक्सेप्ट करता। भाई $800 मिलियन तो आपको मिलते और इनको 200 मिलते तो ठीक है, $800 मिलियन आपको मिलते, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? तो नहीं किया ना आपने, तो आपने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, जरदारी आया, फिर वो मुसवी ने उसको लिखा, कहने लगा देखिए हमारे साथ जाती होती है। जरदारी ने पता नहीं किससे बात की या कौन था आदमी, $1.5 मिलियन हमारा नुकसान चले गया। चलो भाड़ में जाए $1.5 मिलियन, मैं तो जानना चाहता हूं 1 बिलियन जो हमें मिलने वाला था, 800 मिलियन कम से कम, उसके पीछे क्यों नहीं गए? देखिए माफ करिए, मैं ये समझता हूं सबको पता है किसकी गलती है। गलती मुशर्रफ की है, गलती उन लोगों की है जो उसको मशवरा दिया था कि ये मत एक्सेप्ट करो। 1.5 मिलियन की गलती कोई ब्यूरोक्रेट को आप पकड़ सकते हैं जिसने रिसर्च करके गलत आदमी को पैसे दे दिया, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। तो अब आप मुशर्रफ से कैसे पैसे निकालेंगे? हिलाली साहब, ये तो आपने बड़ा सिंपल हिलाली साहब असल में यही तो वो किरदार हैं जो सामने आएंगे जब इंक्वायरी होगी। वैसे तो पाकिस्तान में इंक्वायरियों और कमीशन के हवाले से एक बड़ा वो पुराना लतीफ़ा भी है ना कि किसी ने पाकिस्तानी एक ब्यूरोक्रेट से पूछा कि पाकिस्तान में आप इतनी इंक्वायरियां बनाते हैं तो उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलता, तो उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परेशान ना करें, इस पे भी एक इंक्वायरी बिठा देते हैं कि क्यों उसका रिजल्ट। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी इसमें थोड़ा सा एक सेकंड से मैं इसको डिस्कशन पे जान। हिलाली साहब असल में आप ये देखें कि ये जो मामला हुआ उसमें एक और जो कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, सामने आ रही हैं चीजें कि आपने ब्रॉडशीट पे तो फिर भी कुछ नहीं किया। लंदन की अदालत में भी आपने जो JIT ने आपकी रिपोर्ट दी आप उसको लेके चले गए कि जी ये देखिए हमारी JIT की रिपोर्ट है उसमें 800 मिलियन है। उन्होंने कहा नहीं ये तो उन्होंने सही नहीं किया, तो ऐसे नहीं किया, तो उस पर आप इसको कम करके मुझे हमारा ख्याल है 100 मिलियन होगा तो उस पर आप इतने इन्हें 20% दे दें। यानी कि आप ये देखें कि आपने, वो पंजाबी में कहते हैं कि जूते भी खाए केस सही से नहीं लड़ा गया। इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें TORs में शामिल है कि जी अदालत में ये मामला कैसे लड़ा गया, इस पे भी वो देखेंगे। लेकिन जो एक चीज है जिसको समीना, एक और बात मैं जल्दी से एक और बात आपको बता दूं जल्दी से। देखिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आपने खुद कहा है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये जस्टिस ने अपॉइंट किया है विद हिम, और उनके साथ एक और बंदा आपका नाम लिया था लेंगे, और FIA से भी एक बंदा लेंगे, और इस तरह से FIA। आप समझते हैं कि इन लोग इस जज को करने देंगे जो काम गलत काम करने देंगे? नॉट एट ऑल। ये क्यों आप समझते हैं कि जो जज चाहता है वो हो जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। दे आर मेंबर्स ऑफ द कमिटी, उनका भी फर्ज होता है कि ये जस्टिस। एक चीज और भी ऐड कर दूं हिलाली साहब, जो ये बात कही जा रही है नून लीग की तरफ से कि ये पनामा का जो बेंच था जिसने हियरिंग की थी उसमें भी ये शामिल रहे हैं, और जाहिर है पनामा का फैसला नून लीग के खिलाफ आया था। लेकिन ये भी अब सब लोग बता रहे हैं कि ये वो जज थे जिन्होंने JIT के लिए, जी एग्जैक्टली, JIT फॉर्म करने के लिए एक यानी मुख्तलिफ राय दी थी और फौरन से नाअहल करने के लिए नहीं ये गए थे। तो ये भी एक चीज याद रखने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको पनामा 2 कह रहे हैं शेख रशीद अहमद साहब। क्या उनका ख्याल है कि इससे क्या निकलने वाला है, जरा सुन लीजिए। ब्रॉडशीट जो है पनामा प्लस है, मैं पेशन गोई कर सकता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों के में ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पनामा 2 होगा। आइंदा इलेक्शन में ब्रॉडशीट से जो कुछ निकलने जा रहा है वो इनको लपेट में लेगा। लेकिन हिलाली साहब, मेरा सवाल ये है कि तहकीकात से पहले ही अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि जैसे फैसला ही आ चुका हो, तो आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन तो फिर इसको और अपने लिए यूज करेगी कि देखिए जी इन्होंने तो तहकीकात से पहले ही हमारे खिलाफ हमें मुजरिम बना दिया था, ठहरा दिया था, ये तो सारी मिली भगत थी। डोंट यू थिंक सो? मैं तो समझ नहीं आ रहा है समीना, क्या आप वाकई सुनते हैं और आप इतने सीरियसली शेख रशीद के बयान को लेते हैं?
वो क्या क्या नहीं कहता है यार, खुदा के लिए। आई मीन फॉर गॉड सेक, हम लोग सबको पता है कि ये पॉलिटिशियन है, ये जो दिमाग में आता है ये कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स रिटन इन स्टोन, भूल जाएं व्हाट ही सेज। अच्छा। बात असल ये है कि लोगों के नाम निकलेंगे। मैं तो ये जानना चाहता हूं भाई कि ये हुआ कैसे कि मुशर्रफ ने ना कह दिया। हाउ डिड मुशर्रफ से, मैं नहीं जानना चाहता पाकिस्तान में करप्ट कौन है। जब उसको ऑफर किया गया कि वी कैन टेल यू $1 बिलियन तक कौन कौन लिया है, और खुद उसने 200 लोगों का नाम दिया है, क्या यू डोंट वांट टू नो क्या ये पैसे। मैं तो कहता हूं कि एक दफे आपको पता चला चोर कौन है तो बहुत पैसे आप बच सकते हैं। जो गया वो गया, बाकी तो बचवा भी सकते हैं आप ना, उनको निकालें या वो तो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो पेनल्टी के पैसे हैं वो हम आपको माफ भी कर सकते हैं, आप नया मुआहदा कर लें। इस गवर्नमेंट को वो ऑफर कर रहे हैं, शायद इस पे भी कोई आगे आने वाले दिनों में हम बात सुन लें कि ये गवर्नमेंट कोई नया ही मुआहदा कर ले। लेकिन इमरान साहब, ऐसी तहकीकात आपके ख्याल से कंट्रोवर्शियल ही रहेंगी? जिस तरह पहले भी हम देखते हैं कि हर कोई फिर फैसलों को अपने मुताबिक ही यूज़ करता है, तो ये तो फिर वो कहेंगे लें जी हमें तो पहले जज पे भी एतराज़ था, फिर देख लें वज़रा तो पहले से ही कह रहे थे कि ये हमारे खिलाफ चार्जशीट है, तो हम इन तहकीकात को क्या माने? समीना, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में भी हमने कहा था कि हुकूमत का ज़्यादा जोर है वो ऑप्टिक्स पे है, इन डेप्थ जाके ये फैसले नहीं कर रहे। मैंने पहले जो अर्ज़ किया था अभी यहाँ पे कि अगर आप चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिख देते और कानूनी रास्ता उस तरह से करते तो फिर अपोजिशन को ये कहने का मौका कम मिलता। आपकी बात ठीक है कि फिर भी जो उन्होंने करना था वो करते, लेकिन फिर भी उसमें गुंजाइश कम होती। अब आपने एक ऐसा क्या देखे ना, एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून को इनके फैसलों पे मुख्तलिफ इतराज़ात रहे हैं जस्टिस साहब के। दूसरा ये कि चाहे जो भी हो, रिटायरमेंट के बाद है या जो भी है, लेकिन वो शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के भी मेंबर हैं। भले वो उनकी उस नीयत से ना हो या उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ उनका कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंसानी हमदर्दी की बिना पर उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हैं। लेकिन अपोजिशन को एक मौका तो मिलेगा ना। अब ये तो नहीं है कि उनके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं या कोई ऐसा रिटायर्ड जज ही नहीं था जो कर सकता। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत को अब भी चाहिए कि किसी इस पे अगर ये अपने जस्टिस अजमत सईद शेख साहब अगर खुद इनकार कर दें या कोई ऐसा रास्ता तो चीफ जस्टिस से इसके में मदद। लेकिन मेरा इस पे वैसे एक छोटा सा आपसे ज़िमनी सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी कोई फैसला इवन दे देती है ना, या तो आप सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं और वो इनके अगेंस्ट आता है, तो हमने उस वक्त भी देखा है कि मुझे क्यों निकाला कि एक पूरी कैंपेन सड़क पे हमें जीटी रोड पे नजर आ जाती है। तो फैसला जब भी खिलाफ आए, चाहे वो किसी ने भी दिया हो, सुप्रीम कोर्ट के खुद बनाए हुए अपॉइंट किए हुए जज ने दिया हो, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, तो वो उसके अगेंस्ट हम उसे तस्लीम तो करने की रिवायत ही नहीं है, जिसके भी अगेंस्ट आए। यही तो मैं पहले कह रहा था कि हमारे सियासतदान जो वतीरा अपनाए हुए हैं उससे नुकसान क्या होगा। शेख रशीद साहब की आपने पूरी बात सुनी, शेख रशीद साहब की बात ठीक है, हालांकि उन्हें फुलझड़ियाँ छोड़ने की आदत है, मैं हमेशा कहता हूँ वो लाइमलाइट में रहना जानते हैं, लेकिन ये बात उनकी ठीक है कि अगर इसी तरह से रहा तो मामलात खराब होंगे। क्यों खराब होंगे? सियासतदानों की वजह से खराब होंगे। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या फैसला आता है और जस्टिस साहब इस पे खुद क्या फैसला करते हैं। क्या वो इसकी सरबराही कबूल करते हैं, नहीं करते, और फिर हुकूमत क्या ऐसे ही एक कंट्रोवर्शियल तरीके से तहकीकात जारी रखेगी जिसमें ऑपोजिशन का कोई एतमाद नहीं होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो महंगाई बम की बात करेंगे जो अब बिजली की सूरत में, बिजली बम की सूरत में गिरने वाला है आवाम पर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पेट्रोल बम तो गिरता ही है, हर 15 दिन बाद अब बिजली बम भी गिराया जा रहा है और बिजली की कीमत में एक दफ़ा फिर से इजाफा कर दिया गया है। ₹1.95 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, इसका ऐलान बाकायदा तौर पर। और वही हुकूमत जो खुद जब ऑपोजिशन में थी हमेशा इस बात पर तनकीद करती थी कि बिजली महंगी क्यों की जा रही है, ये गरीब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। आज वही हुकूमत जब खुद हुकूमत में है तो हम देख रहे हैं कि वही उनका वतीरा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक इसका जो मलबा है वो पुरानी हुकूमत पर डाला जाता है। उमर अयूब साहब जो कि वज़ीर तवानाई हैं, वो इस हवाले से क्या दलील देते हैं, क्या तौजीह पेश करते हैं, ज़रा सुन लीजिए। बारूदी सुरंगें, उसके ऊपर हम लोग आते हैं, उसको कहते हैं कंपल्सरी पेमेंट या बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स।
ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। 2 रुपए 18 पैसे का इजाफा सिर्फ 1 साल में होना था। इस वक्त हम लोग ये इजाफा जो करने जा रहे हैं ये 1 रुपए 95 पैसे का है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि IMF की वजह से भी बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाता है। क्या वजह है कि हम इस सारे दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे? गर्दिशी कर्जे हैं तो वो भी बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब कब तक पुरानी हुकूमत पर डालते रहेंगे? वो कहते हैं चूँकि मुआहदे इतने लंबे हैं कि हमें वो मुआहदे पूरे करने पड़ रहे हैं, तो पैसे उसी हिसाब से बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? समीना, ये सबसे आसान बात होती है। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो इसी तरह की बात जब होती थी तो वो हुक्मरानों की नहली पर कहते थे जाके बिजली के बिलों को आग लगा दो, आपको याद ही होगा। लेकिन लगाई भी थी उन्होंने। और जब से वो खुद हुकूमत में आए हैं कई बार आवाम को बिजली के झटके दे चुके हैं 6 दफ़ा, ये 6ठी दफ़ा बिजली महंगी हुई है उनके 2.5-3 साल दौरे अहद में। तो मुझे ये बताएं, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, एक पेट्रोल, दूसरा बिजली। जब ये महंगी होती है तो दुनिया की हर चीज़ महंगी होती है, आपकी महंगाई में इजाफा लाजमी हो जाता है। इवन आज आपके गवर्नर स्टेट बैंक के रजा बाकिर साहब ने भी ये कह दिया कि बिजली की कीमतें बढ़ने से महंगाई हो सकती है या महंगाई होगी। अब मामला ये है कि लेकिन उसके बावजूद तमाम वज़रा बड़ी डिठाई से ये सारा मलबा पिछली हुकूमत में डालते हैं। अगर आप उन मुआहदों का क्या हाल है? मेरी बात सुने। पहली बात ये है कि मान लिया पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने ये मुआहदे ऐसे कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो आप उसका हल के लिए तो भी कुछ करें ना, कि सिर्फ कहते ही जाना है। पीपल्स पार्टी के दौर में ये मामला ख़राब होना शुरू हुए, नून लीग ने भी मुआहदे कर लिए, ठीक हो गया। मुझे आप ये बता दें सिर्फ इतना कि आपने बिजली की तकसीम के जो मामलात हैं उस पर कोई इम्प्रूवमेंट की? आपको पता है सबसे ज्यादा मामला जो होता है वो यहाँ होता है कि बिजली की तकसीम के इंतजामी मामलात में कई खामी है। सबसे ज्यादा बिजली चोरी खैबर पख्तूनख्वा में होती है। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा पे ना सिर्फ बिजली चोरी की जाती है बल्कि वहाँ पे जो लाइन लॉसेस है और बिजली पे चोरी करने के जो इतने अखराजात हैं वो पूरे पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज को अदा करना पड़ते हैं, यानी आवाम को अदा करना पड़ते हैं। आप लाइन लॉसेस के खाते में सब कुछ डाल देते हैं जिसका असर बराह रास्त मेरे और आपकी जेब पे पड़ता है। हुकूमत को चाहिए ये कि इन बातों को, सियासी बातों को छोड़ दें। लाइन लॉसेस कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस बेहतर करने के लिए, चले वो मुआहदे तो आप ठीक नहीं कर सकते, ये तो कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला ये दे दे अवाम को कि हम बिजली, सस्ती बिजली पैदा करने के लिए भी ये काम कर रहे हैं, तो आपकी जो सूरत हाल बेहतर हो जाए। हिलाली साहब, ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू इमरान साहब का आ गया है, लेकिन हमने तो उन मुआहदों के हवाले से भी इवन वज़ीर आज़म साहब से ये सुना था कि हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं इन कंपनीज के साथ कि आप दोबारा से हमसे ये मुआहदे जो हैं उन पे बात करें, मुज़ाकरात करें। वो भी कुछ नहीं हुआ और जो बाकी करने के काम थे वो भी नहीं हो रहे। मलबा बस आसान सा हल है कि जी अवाम पे डल जाए। आप कैसे देखते हैं, हुकूमती मौक़िफ़ कितना जायज़ है इसमें? पहली बात तो ये है कि अगर आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं और आप अभी जा रहे हैं, माने कि आपका टर्म ख़त्म हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? और आप चाहते हैं कि जब आप जाने बाद भी लोगों के पास बिजली हो, जाहिर है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं सबसे सस्ता फॉर्म क्या है? और मैं आपको बताता हूँ, पानी का आप इसलिए नहीं कर सकते कि पानी का जो होता है वो 5 साल 10 साल का चक्कर है। और आपने तो जब आप आते हैं पावर में उस वक्त तो आप पानी का इस पे नहीं, वो उस पे तो किक बैक्स और कमीशंस नहीं मिलते हैं, वो तो बहुत बड़ा चीज़ होता है, उधर सबको पता है क्या हो रहा है। तो आप कहते हैं कि सोलार नहीं किया आपने। एक और है आजकल वेव, क्या कहते हैं वेव उर्दू में? विंड एनर्जी। लहर एनर्जी तो क्या कहते हैं? नहीं, सन है, वेव है, विंड है, हवा भी है, फिर वेस्ट है, और फिर चलो इट्स गंदा, फिर कोल है, उसके बाद आता है तेल। मगर इन लोग क्या करते हैं, फट करके ये साइन करते हैं तेल। क्यों? आप मुझे बताएं क्यों? किकबैक्स, कमीशंस। एक बात, चलिए ये आपने कर दिया है तो चोर। अब ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए,
तो मेहरबानी से मैं पूछना चाहता हूं, आप जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन IMF और उसको कहते हैं मुझे $6 बिलियन दो, वो कहते हैं अच्छा जी ये लें, आप वापस कैसे करेंगे? तो आप कहते हैं कि इस तरीके से, वो कहते हैं नहीं देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, मानते हैं आप, मान गए। इन अदर वर्ड्स टैक्स, इन अदर वर्ड्स आप इनकम टैक्स, लोगों की टैक्स में इतने पैसे रेज करेंगे जैसे टैक्स होता है पूरी दुनिया में, वो भी आप नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। व्हाट आर यू, आप हैं क्या यार? आपको पता नहीं किस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीका है सस्ता, वेस्ट टू एनर्जी भी नहीं किया आपने, और फिर आप जाके टैक्स, आप कहते हैं टैक्स से हम निकालेंगे, मगर टैक्स से आप नहीं निकालते, इसलिए आपको पता ही नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं है ना। मैं डिफेंस में बैठा हूं, 4 घर इर्द गिर्द देख लें, कोई टैक्स नहीं देता, बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स खड़े हुए हैं, कोई आया, कोई पूछा है उनको? फॉर गॉड सेक, तो ये इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। आप मुझे बताएं एक और क्यों नहीं लोगों को से टैक्स लेते? ये आप सही बात कह रहे हैं। और हाइड्रो पावर की जो आपने बात की कि पानी से बिजली बनने की, उसके ऊपर थोड़ा सा इनिशिएट कुछ हुआ था कि सुना था कि 1-2 कोई इस तरह के सेट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उससे कोई, मेरा नहीं ख्याल है कि बाकायदा तरसील शुरू हो सकी है। लेकिन इमरान साहब, इसमें एक चीज़ ये है कि बिजली महंगी भी हुई जा रही है, लेकिन जो गर्दिशी कर्जे हैं, जो सर्कुलर डेट है, वो अपनी जगह है, जो बिजली की मद में है, बिजली के सेक्टर में है। ये समझ नहीं आ रही कि जब बिजली महंगी भी हुई जा रही है तो उसके बावजूद भी पेमेंट वहां पे क्यों नहीं हो रही कि वो कम से कम वो फर्क ही निकल जाए जो गर्दिशी कर्जों का, वो तो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। वो तो अगर आप गर्दिशी कर्जों की बात करें तो आप देखिए पीपल्स पार्टी के दौर में कितने थे, नून लीग के कितने, अब उससे कितने तकरीबन डबल हो गए। अब इतना जब बढ़ेगा उसकी वजह क्या होगी? असल चीज़ आप देखें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा माफियाज का जिक्र करते हैं, हमेशा माफियाज की बात करते हैं। ये तेल से बिजली बनाने के पीछे भी पूरी दुनिया का एक माफिया है, ये भी कोई छोटा काम नहीं है। और यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि उस माफियाज के लोग भी वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए हैं। जब वो हर दौर में वज़ीर आज़म के साथ बैठे होंगे तो वो फिर अपने मफादात पे आंच तो नहीं आने देंगे बिल्कुल भी। असल चीज़ ये, अब जो हिलाली साहब बात कर रहे थे ना समुंदर की लहरों से बिजली बनाने की बात, उस पर बताएं क्या किसी ने काम किया? नहीं। विंड मिल पूरी दुनिया में देखें कितना इस पे काम हो रहा है, सोलर पे देखें आप कितनी पूरी दुनिया में मुतबादिल सोर्सेज पे हमें जाना चाहिए, सोर्सेज पे जाना चाहिए। इस पे आपका खर्चा भी कम है, लेकिन आप नहीं जाते क्योंकि उसमें आपको किकबैक्स और कमीशंस नहीं मिलते। हुकूमत को अब ये चाहिए कि खुदारा आप अब सीरियस हो जाएं, पिछली हुकूमत को भूल जाएं। वो चोर थे, वो डाकू थे, उन्होंने लूट लिया। अब आप तो अगले 2 साल जो आपके रह गए हैं उसमें ऐसा कोई काम कर जाएं कि हम ये कम से कम यहाँ बैठ के कह सकें कि यार वाकई इमरान खान अच्छा सच्चा आदमी था जिसने जो कहा वो कर दिया, और मुल्क के लिए कोई अल्टरनेट जो रिसोर्स है उसमें भी उसने काम किया। बिल्कुल ठीक है। तो इसका हल यही नजर आ रहा है कि ना सिर्फ ये कूड़ा भी नहीं इकट्ठे कर सकते। सही बात है। हिलाली साहब लाहौर का भी वो हाल हो गया जो कराची का था, हर जगह कचरा ही कचरा। तो जनाब किस्सा मुख्तसर ये है कि जो नाअहलियाँ करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना होगा, और इसके साथ साथ जो मुतबादिल सोर्सेज हैं उसकी तरफ तवज्जो ख़ास तौर पर करनी होगी। तभी जो इन्हिसार है हमारा तेल से महंगी बिजली बनाने की मुआहदों पर, कंपनीज़ पर, वो कम होगा और फिर इवेंचुअली शायद आवाम को थोड़ा सा सांस मिल जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो बात करते हैं भारत की रेशा दवानियों की। हर रोज़ ही कोई नया स्कैंडल इनका पकड़ा जाता है और पता चलता है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिशें करते फिर रहे हैं। आज मेरा सवाल अपने पैनलिस्ट से ये होगा कि वो तो साजिशें कर ही रहे हैं, अभी लेटेस्ट साजिश जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इन साजिशों का तोड़ आखिर क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इंकशाफ हुआ है कि भारत ग्रेट डबल गेम खेल रहा है। कैसे इंकशाफ हुआ है? अविनाश पलवाल की किताब ने ये भांडा फोड़ा है। ये क्या सारी कहानी है, ज़फ़र हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, एक तो इस नई साजिश को बेनकाब भी कीजिए जिसमें ताने बाने हम देखते हैं कि मिलते हैं हमारे आसपास के मुल्कों से भी, और ये भी बताइए इसका तोड़ क्या है? समीना, शुरू में मैं ये बता दूं आपको कि ये जो किताब लिखा है ये एक आदमी है, उसका नाम एक इंडियन है, उसका नाम है पारीवाल, और वो किंग्स कॉलेज लंदन में से वो अपना डिग्री लिया है। इत्तेफाकन मैं भी उधर गया था। मुझे इत्तला मिली है, उससे ही मिली है कि
वो जो है कह रहा है कि मेरा जो किताब का इंटरप्रिटेशन पाकिस्तान में आया है और हामिद मीर जो एक आर्टिकल में किया है, एंड दैट इज़ द बेसिस, वो एक बेसिस है जिधर हम सब उसी से बात कर रहे हैं, इसलिए किताब तो इधर आया नहीं है और मैंने तो खैर पढ़ा ही नहीं है, मगर उससे ऐसा लगता था कि जो बिल्कुल आपका जैसा इंट्रोडक्शन है कि ये डबल गेम खेल रहा है, वो डिनाई करता है, मगर एक चीज़ तो वो नहीं डिनाई करता है कि वो कहता है कि टीटीपी जो है और BLA जो है, दोनों ने इंडिया को अप्रोच किया था और कहा था हिंदुस्तान को कि हमें आप पैसे और आर्मामेंट्स दें। तो मुझे पता नहीं अब ये किस किस्म का किताब है, वो तो मैंने किंग्स कॉलेज जाने की ज़रूरत क्या थी, वो तो हम इधर से ही बैठ के उसको बता सकते थे कि ये जो सब उनका एम्यूनेशन और इक्विपमेंट और प्लानिंग और ट्रेनिंग और ये सब हो रहा है, किधर हो रहा है और कौन कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है। बहरहाल मैं उसके इसलिए कि ही took the trouble to write, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि वो ये कह रहा है अपनी किताब के बारे में, मगर एक्चुअली क्या हो रहा है समीना इज वेरी सिंपल। मूडी और गनी दोनों नहीं चाहते हैं कि अफगान तालिबान और अमेरिका का गठजोड़ हो जाए। अच्छा। बिल्कुल नहीं, वो चाहते हैं कि अमेरिका ठहरे, वो चाहते हैं कि उनको पैसे मिले, वो चाहते हैं उनको $4 बिलियन वो अफगान आर्मी के लिए मिले। माने आई कांट टेल यू कि वो तो बड़े नाखुश हैं। इस पे हम फर्दर भी डिस्कशन करते रहेंगे। लाले साहब, हमारे वक्त प्रोग्राम का बिल्कुल ही चंद सेकंड्स रह गए हैं और इमरान साहब इस पे कोई लास्ट कमेंट छोटा सा करना चाह रहे हैं, मैं उनका भी कमेंट ले लूं, फिर इस पे हम डिटेल में भी बात करेंगे। इमरान साहब, समीना, बात यह है कि इंडिया की और अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान के बारे में पॉलिसी है उस पर किसी किताब की अब ज़रूरत बाकी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने साबित हो चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि उनका जो गठजोड़ जिसकी ये बात हिलाली साहब भी कर रहे थे वो इतना वाज़ेह है कि हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हर वाक़े के पीछे ताने बाने उधर ही जाके मिलते हैं, ताने वहीं जाके मिलते हैं और उनको पैसे की सपोर्ट, उनको असला, हर चीज वहीं से मुहैया होती है। बिल्कुल ठीक है जी, आने वाले दिनों में इस पे मजीद भी हम बात करते रहेंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।